मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक की शुरुआत इस प्रकार होती है। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है, जो पर्दा उठने के अनंतर कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्प यानी कि शैया, तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर एक बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोके से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां पड़ी हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ से धान फटक रही है। एक बार झरोके की तरफ देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा मां, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं। और मैं भी तो देखो ना मां, कैसे भीग गई हूं। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूं। उसके केशों को चूम कर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहां हैं मां? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका क्रोशपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु मां। द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगते नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूं। यह बहुत अद्भुत अनुभव था मां, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है।
अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लाती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी मिल जाती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्र में है। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचोड़ रहा है मां। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। कुछ गुनगुनाने लगती है। गीले वस्त्र कहां डाल दूं मां? यहीं रहने दूं? बाहर आ जाती है। मां, आज के वे क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तनमन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है मां, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो मैं अपना काम कर रही हूं। काम तो तुम हर समय करती हो मां, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के निकट आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए बाकी बचा धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूं? तुम्हारे यहां रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख लेती है। मेरे घर में रहने पर तुम अकेली होती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूं, और कभी कहती हो। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध उठा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो। मुझे भी। मल्लिका, नहीं मां, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहां हूं जो विश्राम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसती हुई बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ मां, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है मां, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़े के टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द निकट आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं मां? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहां क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं।
कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब मैंने यह आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं ना जाने। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहां से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, मां, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। लौट आया है? कहां से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? होठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह बढ़कर अंबिका के निकट आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रम से स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूं। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूं तुम्हारी ही बात सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं वे? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूं मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर को झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम न कहो, मैं तो कह रही हूं आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका देती है। मैं जानती हूं मां कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूं, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूं, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंचाती है और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। मां, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो मल्लिका, वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया जाता है। मैं पूछती हूं, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका क्षण भर गर्दन उठाकर छत की ओर देखती रहती है। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है मां, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर थान फटकने लगती है। होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। सच तो यह है मां कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूं। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूं। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ प्रकट होती हैं।
मां। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाज लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती है और झटके से अंदर की ओर चल देती है। ठहरो मां, तुम चल क्यों दी? मां का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है।